गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसी का ही अगला पार्ट है। प्यारे बच्चों, जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है हमारा, ये हमारी मॉडर्न फिजिक्स में आता है। मॉडर्न फिजिक्स यानी कि जब तक क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी थी। स्टार्टिंग इसका 1900 में हुआ था। तो प्यारे बच्चों, हमने क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत से सिस्टम्स के लिए उसका एप्लीकेशन पढ़ा। जैसे पार्टिकल इन ए बॉक्स हमने पढ़ा, हाइड्रोजन एटम पढ़ा, पोटेंशियल बैरियर पढ़ा, एटम भी पढ़ा हमने, जिसमें हमने एटॉमिक फिजिक्स में हमने देखा कि वी अप्लाई द रूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू सम एटॉमिक सिस्टम्स। मीन्स जब मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स हमारा एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ और सॉलिड आर्गुमेंट्स के साथ सिस्टम्स को सोल्व कर रहा है, और वहाँ जिन सिस्टम को सोल्व कर रहा है वहाँ पर कई जगह क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो रहा है और कई जगह वो पार्शियली सक्सेस उस सिस्टम को एक्सप्लेन करने में रहा है। जब हमने मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई किया क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स मीन्स या क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करने का मतलब होता है बच्चों सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर एनी सिस्टम। यानी सिंपल सा आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हमें दी गई है तो वी ट्राई टू फाइंड आउट एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इफ़ वी नो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वी कैन फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड अदर वेरिएबल्स, डायनेमिकल वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट लाइक काइनेटिक एनर्जी। सो डियर स्टूडेंट, मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स में हमें क्या करना होता है? वी हैव टू सोल्व श्रोडिंगर इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड आउट साई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी और आर एंड टी। अगर हमें साई मिल जाता है देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट ऑल दी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ऑफ आवर क्वांटिटीज ऑफ इंटरेस्ट, लाइक एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, लाइक दिस। लेकिन जब मॉलिक्यूल देखो, देखने में बड़ा सिंपल होता है, और सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल क्या है? डायटोमिक मॉलिक्यूल है। हालांकि और भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों, इवन फॉर वेरी सिंपलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इट्स नॉट ईजी टू सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन, or we can say if we apply Schrodinger equation for a diatomic molecule, we are getting very complicated results. In that case we are going to apply some approximations. तो प्यारे बच्चों, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व करना इतना आसान काम नहीं है, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो फील्ड है वो एक प्रकार से एक्सपेरिमेंटल फील्ड है। हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन तो एक थ्योरेटिकल टूल है to analyze energy and other aspects of a molecule, diatomic molecule or other molecules, complex molecules। लेकिन इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास एक बहुत ही रिच एक्सपेरिमेंटल डेटा अवेलेबल होता है विद द हेल्प ऑफ एडवांसमेंट ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंट्स और मशीनरी, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम आता है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास वो जो डेटा था, with the help of that data and applying some approximations to Schrodinger equation, we were able to solve the problem of diatomic molecule with the help of Schrodinger equation। यानी Schrodinger equation को सोल्व करने में हमने approximation लगाया, फिर डेटा के साथ मिलाया, तो theoretical और experimental result मैच हुए। तो on the basis of those empirical data of spectroscopy of molecules, हम मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है उसको प्रिंसिपल तौर पर 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। मैंने कहा प्रिंसिपल लेवल पे, एक्चुअल में तो और भी होती हैं, माइनर और एनर्जी चेंजेस भी होते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए ऊपरी तौर पर हम उसको मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। एक होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक जो मोशन है, जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके जो न्यूक्लियाई हैं, मान लीजिए डायटोमिक की बात करें तो 2 न्यूक्लियाई हैं, उन न्यूक्लियाई के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक उस इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण जो एनर्जी एसोसिएट है, एक तो वो हो गया।
दूसरा फिर बच्चों जो न्यूक्लियाई हैं उनके सेंटर के बीच में वो रोटेट करते हैं। जो न्यूक्लियाई का जो कॉमन सेंटर है उसके अबाउट, हेयर सेंटर मीन सेंटर ऑफ मास, वो रोटेट करते हैं, तो उस रोटेशन के कारण भी उनका एनर्जी होता है, एनर्जी का चेंजेज होता है। एंड द थर्ड इज वाइब्रेशनल। जो न्यूक्लियाई है उनका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इट आल्सो चेंजेस विद टाइम एंड दे परफॉर्म वाइब्रेशन। उस वाइब्रेशन के कारण भी वहाँ पर उनका एनर्जी चेंजेज होता है। और प्यारे बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स की बात करें तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स आर कंपोज्ड ऑफ सम ग्रुप्स। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एडवांस नहीं है तो वो हमें लेवल्स ही दिखाएगा कि दीज आर इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, दिस इज फर्स्ट लेवल, दिस इज सेकंड लेवल। लेकिन अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट, हमारा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, अगर वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का है तो वो उसमें हमें फिर दिखेगा कि दीज आर नॉट ओनली लेवल्स, दीज आर एक्चुअली ग्रुप्स, दीज आर ग्रुप ऑफ लेवल्स। बहुत सारे उसमें लेवल हैं। तो जैसे हमने बच्चों इसमें डायग्राम में बनाया है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है एंड इट्स ए ब्रॉड एनर्जी लेवल बिकॉज इट इज़ नॉट शार्प, इट डिपेंड्स ऑन आवर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो प्यारे बच्चों, ये एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। ये दूसरा हमारा इससे नेक्स्ट हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। तो अगर मान लीजिए आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, सफिशिएंट एनर्जी देते हैं, तो इस लेवल से वो इस लेवल पे चला जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर मैंने कहा आप इसको गौर से देखेंगे तो दीज लेवल्स आर एक्चुअली फर्दर कंपोज्ड ऑफ सम ग्रुप्स। तो जो ये मैं रेड लाइन यहाँ पे बच्चों बना रहा हूँ, ये भी एनर्जी लेवल्स हैं एंड दे आर लाइंग वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। दैट्स वाई हमें दूर से कंटिन्यूम दिखता है। और इसमें चार नहीं है, बहुत सारे हैं। एंड दीज आर इक्वली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स एंड दीज एनर्जी लेवल्स आर नोन एज आवर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। कहने का अर्थ ये हुआ प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इसके साथ एसोसिएट होता है और न्यूक्लियस में जो वाइब्रेशन होता है उसकी जो एनर्जी एसोसिएट होती है वो इन लेवल्स के बीच होती है। और अगर आज की भाषा में कहें कि इस लेवल को अगर आप जूम करते हैं, मान लीजिए अगर आप ये जो रेड है ये वाला इसको अगर आप जूम करते हैं तो ये भी शार्प नहीं है अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट काफ़ी डेवलप्ड है। मैं इस पोर्शन को जूम कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये समझ लीजिए दिस इज दी जूम्ड पोर्शन। सो इनको अगर आप गौर से देखेंगे इन दोनों लेवल्स को तो ये ऐसे हैं। अब अगर हमारा न्यूक्लियर का एक वाइब्रेशनल लेवल ये है तो दूसरा ये है। अगर किसी कारण से उसका एनर्जी बढ़ता है एक वाइब्रेशनल लेवल से तो हमारे न्यूक्लियाई नेक्स्ट वाइब्रेशनल लेवल में चले जाएंगे। अब हम अगर इसको भी गौर से बच्चों जूम करते हैं तो ये भी दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ सो मैनी लेवल्स, इस प्रकार से। यानी ये जो आपको ब्रॉड दिख रहा है ये भी बहुत सारे लेवल से मिलके बना है। इन्हें हम कहते हैं क्या? रोटेशनल लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। यहां दिखाएंगे तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, यानी दो वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में ऐसे रोटेशनल लेवल्स हैं। ऐसे ही दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के इसके अंदर बहुत सारे हमारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है बच्चों। नाउ आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज यू आर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी कैंपस, सो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज ए यूनिवर्सिटी कैंपस. Vibrational energy levels are different departments of your universities, and rotational energy levels are the classrooms of your department. यानी अगर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो आप समझ लीजिए कि आपको एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में जाना है. सो फॉर चेंजिंग एडमिशन फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू अनदर यूनिवर्सिटी इट्स नॉट सो ईजी. उसमें काफ़ी एफर्ट लगता है.
माइग्रेशन लेना पड़ता है, इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, फीस रिफंड करा के दूसरे में जमा कराना पड़ता है। अगर आप एक ही यूनिवर्सिटी में हैं, आपने एडमिशन ले लिया है, फिर आप डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने मास्टर्स इन फिजिक्स में एडमिशन लिया और फिर आप चेंज करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में या केमिस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो दैट इज नॉट इजी टास्क, बट इट्स नॉट सो डिफिकल्ट लाइक चेंजिंग यूनिवर्सिटी। और अगर आप मान लीजिए एक ही डिपार्टमेंट में है, एडमिशन ले लिया आपने फिजिक्स में, और आपका एक रूम है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो आप रिक्वेस्ट करेंगे अपने एचओडी से कि सर हमारा रूम बदल दीजिए, और वो फिर एचओडी जो है खाली रूम का कोई होगा तो आपके लिए वो जो है अवेलेबल करा देगा। वो भी एक मुश्किल टास्क नहीं है, वो काफ़ी आसान टास्क है। तो प्यारे बच्चों, हमारा कहने का अर्थ ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब देखेंगे कि इनमें जो डिफरेंस है एनर्जी का वो काफ़ी ज़्यादा है। एक वाइब्रेशनल स्टेट से दूसरे वाइब्रेशनल स्टेट में जाना इससे आसान है, और रोटेशनल स्टेट में जाना, किसी भी दो वाइब्रेशनल स्टेट के बीच में जो रोटेशनल एनर्जी लेवल उनमें जाना, वो और भी आसान है। अब प्यारे बच्चों, जो बात हम कर रहे थे अप्रोक्सीमेशन की, वो इसलिए है कि जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मान लीजिए लोअर से अपर या अपर से लोअर स्टेट में आता है, तो उस केस में क्या है कि वो इतना फास्ट होता है कि उस दौरान हम मान सकते हैं कि इनके अंदर जो चेंजेस हुआ है, आप उसको एक प्रकार से इंडिपेंडेंट टास्क मान सकते हैं। एंड इन द सेम वे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में जो ट्रांजिशन होता है, तो उस दौरान हम रोटेशनल एनर्जी लेवल का जो भी चेंजेस है उसको इंडिपेंडेंट मान सकते हैं। यानी हम तीनों को इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारा अप्रोक्सीमेशन, यानी हम एक प्रकार से इस प्रॉब्लम को अगर सोल्व करना चाहते हैं, सो वी हैव इन दैट केस वी हैव टू सोल्व 3 श्रोडिंगर इक्वेशन इंडिपेंडेंटली। इलेक्ट्रॉनिक के लिए अलग से सोल्व करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन, वाइब्रेशनल के लिए अलग से करेंगे, और प्यारे बच्चों रोटेशनल के लिए हम अलग से सोल्व करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सो ये था हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिक्स का सेकंड लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्यारे बच्चों।